हेलो गाइस, वेलकम टू 10th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड। देखें, एनसीईआरटी क्या है, पैटर्न है और सीबीएसई बोर्ड है। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरा, हम आज करने वाला है स्टार्ट अपनी साइंस की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर आपका 12 डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। और चैप्टर 12 का किसका, क्लास 10 का। और कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बारे में सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, वक्त बर्बाद ना करते हुए। देखिए, बेसिकली अगर बात करूँगा मैं, इस दुनिया के हर एक चीज़, आपकी दुनिया के हर एक बॉडी, हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी है? आप कहोगे सर, हर एक चीज़, दुनिया का हर एक पार्ट किससे मिलकर बना है? आपका एटम से मिलकर बना है। किससे? एटम से। एटम से मिलकर बना है। एटम कैसे बना? एटम नॉर्मली आपने देखा होगा, एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। छोटी छोटी पार्टिकल, हाँ बिल्कुल। एटम के अंदर, ये पूरा एटम है, इस एटम के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया एटम के अंदर। अब इस न्यूक्लियस को आपको नॉर्मली कैसे न्यूक्लियस बता रहा हूँ मैं इसे क्या मैंने बोल दिया? ये आपका एक न्यूक्लियस है। ये वाला पोर्शन क्या है? आपका न्यूक्लियस। क्या सबको विजिबल है? ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है क्या? न्यूक्लियस के अंदर भी आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके यहाँ पे बाहर में चारों तरफ होता है आपका कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में? मतलब क्या क्या पता चला आपको? आपको ये पता चला है कि आपके एटम के अंदर भी, एटम के अंदर भी कौन कौन होते हैं? आपके एटम के अंदर सबसे पहले होता है कौन? आपका प्रोटॉन। और उसके बाद कौन होता है आपका? उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बाद भी कौन आता है आपका? न्यूट्रॉन। कौन आता है? न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? अब न्यूट्रॉन को आप डिनोट करते हो किससे? न्यूट्रॉन को आप डिनोट करते हो स्मॉल एन से, इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट करते हो स्मॉल ई से, और प्रोटॉन को डिनोट करते हो आप पी से। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेसिकली बात बताता हूँ कि जब आप, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब उन्होंने सोचा भैया ये जब है, इन सबको अगर गौर से देखा जाए, इन सबको क्या गौर से देखा? गौर से कैसे देखा जाए? इनका म्यूचुअल बिहेवियर देखा जाता है कि म्यूचुअल बिहेवियर कैसा होता है। म्यूचुअल बिहेवियर कैसे? मतलब कि इनका म्यूचुअल बिहेवियर कुछ इस तरीके से देखा गया। इनका क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? म्यूचुअल बिहेवियर इनका देखा गया। म्यूचुअल बिहेवियर, बिहेवियर विजिबल है ना सही से? म्यूचुअल बिहेवियर देखा गया। म्यूचुअल बिहेवियर इन्होंने देखा कैसे सर? इन्होंने म्यूचुअल बिहेवियर ऐसा देखा, इन्होंने देखा सबसे पहले कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को रख दें, और आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के सामने क्या? प्रोटॉन को रख दें, और जो आपका क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को रख दें। और ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन को रख दें, और प्रोटॉन के सामने हम बिठा दें किसको? न्यूट्रॉन को। और फिर न्यूट्रॉन के सामने फिर दोबारा से बिठा दें किसको? न्यूट्रॉन को। तो ये कैसा बिहेव करेंगे?
ये कैसे दिखाएंगे कि भैया अब क्या हो रहा है। साइंटिस्टों ने ये जानने की कोशिश करी बड़ी रोचकता से। ठीक है भैया, साइंटिस्टों ने कहा भैया जान के तो रहेंगे, कुछ तो बात जरूर होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर साइंटिस्टों ने सोचा चलो करते हैं, कुछ करते हैं इनका। जब इन्होंने एक दूसरे के सामने इन सबको रखा ना, इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया, प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन को बिठा दिया इन्होंने, तो इन्होंने कुछ बिहेव किया। बिहेव कैसे किया? जैसे इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को बिठाया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देखते ही साथ दूर दूर भागने लगे। इलेक्ट्रॉन भागा इधर की तरफ, ये वाला भी और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर भागे। और ठीक यही से प्रोटॉन के साथ भी हो गया। प्रोटॉन भी एक दूसरे को देखते साथ एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे। मगर जब इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को बिठाया, इलेक्ट्रॉन के सामने किसको? प्रोटॉन को बिठाया, इन दोनों ने एक दूसरे को देखते साथ एक दूसरे से आकर्षित हुए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे की तरफ आगे सिमट के एकदम तेजी से। मगर इलेक्ट्रॉन के सामने जो न्यूट्रॉन को बिठाया, प्रोटॉन के सामने जो न्यूट्रॉन को बिठाया, न्यूट्रॉन के सामने जो न्यूट्रॉन को बिठा दिया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये भैया ऐसे ही पड़े रहे। और जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो इसको क्या दिया गया? इसे बोल दिया गया इन्होंने कोई चीज नहीं किया, तो इसे बोल दिया गया नो फोर्स। क्या बोल दिया गया? नो फोर्स, कि भैया इन्होंने कोई फोर्स नहीं दिखाया। मगर जो इलेक्ट्रॉन को देख के एक दूसरे की तरफ से भागा था ना, इसको ही हमारे साइंटिस्टों ने नाम दे दिया कि जो वर्क इस तरीके से कर रहा है, एक दूसरे को देखते भाग रहा है, इसको बोल दिया इन्होंने रिपल्सन फोर्स। क्या बोल दिया गया? रिपल्सन फोर्स। इस पे भी रिपल्सन फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? इस पे भी रिपल्सन फोर्स लग गया। बात समझ में आई? तो रिपल्सन फोर्स एक तरीके से होता क्या है? जो एक दूसरे को देखते साथ अलग अलग डायरेक्शन में भागना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उससे रिपल्सन फोर्स पड़ता है। और जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसी साइंटिस्टों ने नाम दे दिया क्या? अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम दे दिया? अट्रैक्शन फोर्स। तो जाहिर सी बात है रिपल्सन फोर्स क्या होता है और अट्रैक्शन फोर्स क्या है, नो फोर्स क्या होता है, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब ये सब देखा गया, साइंटिस्टों ने ये सब चीज देखी, तो उन्होंने सोचा कि इनके अंदर एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हो रही है। मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टी हो रही है। कैसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हो रही है सर? कुछ हो रहा है। जब साइंटिस्टों को पता चला तो साइंटिस्टों ने कहा भैया इनके अंदर है ना कुछ चार्ज टाइप बन रहा है, कुछ चार्ज टाइप बन रहा है। चार्ज टाइप किस टाइप का बन रहा है? इन सब में कुछ ना कुछ चार्ज लग रहा है। अच्छा जी, कौन कौन सा चार्ज लग रहा है? एक्चुअली में क्या था, जो ये आप नॉर्मली देख रहे थे ना, क्या हो रहा था? ये नॉर्मली आप खाली इतना देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसे दिखा रहे, प्रोटॉन इसको दिखा रहे, इसको दिखा रहे। एक्चुअली में सिर्फ ये यहीं तक ही सीमित नहीं होता, ये इससे भी ज़्यादा होता है। कैसे? इसके अंदर जो चार्ज बन रहा था, इन्होंने जो बिहेवियर करा कुछ चार्ज, मैंने वर्ड किया इसके चार्ज हो रहा था मैथमेटिकल, कुछ इनको वर्ड नाम पुकारा जाता है, उसे चार्ज बोला जाता है। अब चार्ज जो बोला जा रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला गया? चार्ज दिख रहा है? चार्ज कौन सा? चार्ज जो बोला गया, चार्ज इस पे हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? चार्ज हमारे, मैंने क्या कहा, 3 टाइप का होता है। पहला जो चार्ज होता है वो आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कैसा होता है आपका? दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है ना? नेगेटिव चार्ज। और थर्ड जो आपका होता है वो होता है क्या? आपका न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। जो आपको नॉर्मली एक बात बता दूं मैं, जो आपका प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है
अभी आपको क्या पता चला था, इन्होंने क्या कोई फोर्स नहीं दिखाया था, कुछ नहीं किया था। जो ये न्यूट्रॉन होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मगर इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो ये चीज़ें होती है थोड़ी बेसिक सी होती हैं। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं अभी समझाऊंगा आगे, तो अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अब मैं एक बात अभी बता रहा था, क्या बता रहा था, जो आपका चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे एक जनरल मैं क्लियरली बात कर दूँ, जब ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव को डिनोट किससे करते हैं, प्लस से करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से, और न्यूट्रल को इस तरीके से जीरो बना के कर देते हैं, जो मैंने अभी दिखाया। तीन टाइप के चार्ज इसलिए लिखे गए। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। नॉर्मली आप एग्जांपल से समझोगे ज़्यादा अच्छे से, देखो तो कितना मज़े से समझोगे एग्जांपल से। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ लाइक दैट, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल ले लो कोई सा भी, जैसे कि आप सोडियम ले लो, सोडियम है आपका कोई भी, सोडियम एटम है, सोडियम नाम का मैं एक एटम ले रहा हूँ। अब जनरली आपको अच्छे से पता होगा सोडियम एटम होता क्या है। सोडियम एटम को आप किससे डिनोट करते हो, आप कहोगे सर सोडियम एटम को मैं इससे डिनोट करता हूँ Na23, Na23 और 11। अरे 11 Na23 क्या होता है, नॉर्मली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो 11 दिखा रहा है ये दिखाता है किसको, आपको, आपका ये दिखाता है एटॉमिक नंबर को, और जो ये 23 ऐसे ही चढ़ा बैठा है ना ऊपर, ये दिखाता है आपका एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को। मैं समझता हूँ शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो करेंगे हम इसे भी कवर। एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ये दर्शाता है कि जो आपका नॉर्मली एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अभी कुछ ऐसा समझ लो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस पे एटॉमिक नंबर आपका होता है जनरली, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आपका, एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के होते हैं। मतलब जो एटॉमिक नंबर है वहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और जो एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट में कौन होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, जबकि सॉरी एटॉमिक वेट में होता है, और एटॉमिक नंबर में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, एक्चुअली आज फर्स्ट डे तो थोड़ा सेटिंग वगैरह करनी होगी, थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, बाबा हाथ फिसल रहा है, सही से समझ नहीं आ रहा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो गया। आगे अगर बात करूँ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के होगा, मतलब क्या, मतलब आपको ये पता चलेगा इस एटॉमिक नंबर से कि यहाँ पे जो है जितने इलेक्ट्रॉन हैं इस स्ट्रक्चर में उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी 11, इट मीन्स ही हो गया। अब अगर यहाँ पर टोटल चार्ज देखा जाए, चार्ज कितना बैठेगा, टोटल चार्ज जो यहाँ पे बैठेगा आपका, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करता है 11, और प्रोटॉन कितना है, ये भी 11, तो कितना होगा चार्ज, 0। इट मीन्स क्या पता चला आपको, नॉर्मली यहाँ से ये पता चला कि ये तो एक न्यूट्रल है, एक क्या है, न्यूट्रल है।
और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो आ गया ना। और यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूँ, ये देखो नॉर्मली अगर आपका यही हो गया, जैसे इसी एग्जाम्पल समझाता हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। अगर मैं इसमें से ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इस 11 इलेक्ट्रॉन में से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? आप कहोगे सर फिर तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे, मगर प्रोटॉन कितने हैं? तब तो आप खुश हो जाओगे, प्रोटॉन अब हो गए 11, प्रोटॉन हो गए 11। तो यहाँ पे अगर चार्ज पूछा जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना निकलेगा? आप देखोगे भैया चार्ज तो फिर यहाँ पे -10 है और +11 है, तो चार्ज कितना आ जाएगा? +1 आएगा। और जो +1 आ रहा है, कुछ चार्ज बच रहा है, वो भी कैसा बच रहा है? पॉजिटिव बच रहा है, प्लस वाला बच रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी क्या बोल जाता है? इसे बोल दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और आप यहाँ पे एक और बात समझोगे कि जब ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? लेस देन है किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और अगर ये बोल दी जाए ऐसी कंडीशन पे आएगा जिसपे क्या? प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। और अगर इसी कंडीशन पे मैं आपसे ये बोल दूं कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस पे क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ये ऐड कर रहा हूँ, एडिशन का साइन है प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसी कंडीशन पे मैं ऐड कर दूं, तब क्या हो जाएगा? आप तुरंत बोलोगे सर अगर ऐसा कर दिया तो आपको यहाँ पे दो बातें पता चलेगी। पहली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 12 और प्रोटॉन हो गए 11, इस पे तो कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे माइनस चार्ज कितना होगा? -12 +11 -1 चार्ज आएगा। और जो माइनस आया है ये नेगेटिव शो कर रहा है कि नेगेटिव वैल्यू है। कैसी है? नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव आते ही साथ आपको क्या पता चलेगा? नेगेटिव आते ही साथ आपको ये पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको इस कंडीशन ये पता चल रहा है। अगर क्या नेगेटिव आ गया किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है आपको तुरंत पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर सो रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अच्छा, अब अगर आगे देखोगे, करते हैं कुछ और भी करेंगे। अब यहाँ पे एक बात पता चली गई। अब जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है क्या, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? ज्यादा हो किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इससे हमारे साइंटिस्टों ने एक नाम दिया कि जब ऐसी कंडीशन हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो, तो इसे बोला जाता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? ज्यादा हो किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसे बोला जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं दोबारा से एक बात दोहराना चाहूंगा। पीछे आओ जरा। अभी मैंने आपको क्या बताया है? अभी मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ रखा, तो यहाँ से आप क्या समझ गए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन।
और अगर नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या बात पता चली, यहाँ पे ये बात पता चली नेगेटिव चार्ज तब होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस बात से दिक्कत। और न्यूट्रल का बात, अपने न्यूट्रल तो अभी तब बताएंगे ना। तो न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल कब हो रहा था, न्यूट्रल कब हो रहा था, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो रहा था। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल था नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तब न्यूट्रल हो रहा था। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तब इक्वल हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल होता है आपका तब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये बताने का मेरा रीजन ये है ताकि आपको यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है ये बताओ पॉजिटिव चार्ज कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तब आपको पॉजिटिव चार्ज होगा। और डायरेक्ट अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि नेगेटिव चार्ज कब होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ग्रेटर होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो न्यूट्रल चार्ज होगा। तो ये बेसिक से बात होती है जो यहीं से निकल के आती है, इसलिए बतानी बच्चे बहुत जरूरी होती है। ठीक है। अच्छा, और एक और बात अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ पे, आपका जो प्रोटॉन होता है, ये मैं बताना भूल गया, हाँ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की कुछ वैल्यू भी होती है। क्या वैल्यू होती है, जो प्रोटॉन होता है आपको अब तक पता चल गया कि प्लस से इसे डिनोट किया जाता है, मगर प्रोटॉन की एक वैल्यू भी होती है, और वो वैल्यू होती है आपकी क्या, प्रोटॉन का एक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्ब कहते हैं। इसे खाली सी से भी डिनोट करते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कुलम्ब कहते क्यों है। ठीक। और ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी एक वैल्यू होती है, मैं इधर रख देता हूँ इसके साइड में। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है क्या, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब समझ जाना लिखा। और न्यूट्रल क्या, न्यूट्रल पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो 0 होता है, 0 कूलम्ब क्या है, तो चाहो 0 कूलम्ब। बात सही है, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो मैं ना इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक जानना जरूरी है, वरना आपको कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से बात करते हो, किसी भी बॉडी की बात करते हो या किसी भी चीज़ की बात करते हो, बॉडी मतलब इंसान की बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी स्ट्रक्चर, कोई भी आपके आसपास कुछ भी रखा हो ना, तो वो क्या एटम से मिलकर बना होगा, इतना पता होगा। ठीक है, एटम को, किसी भी चार्ज को, एटम में क्या, अगर एटम है तो उसमें क्या होगा, चार्ज होगा, इतना भी कंफर्म है। वैसे अगर नॉर्मली एनी बॉडी ऑफ चार्ज को किससे डिनोट करोगे आप, तो इसे डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे, क्यू से। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एन ई। क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई। यहाँ पे जो क्यू डिनोट करता है, ये क्या फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होगा। जहाँ पे क्यू आपका क्या डिनोट करता है, किसको, चार्ज ऑन बॉडी।
किसको डिनोट करता है? चार्ज ऑन बॉडी, जो बॉडी पे लगने वाला चार्ज होता है उसे क्यू डिनोट करता है। और अगर मैं यहाँ पे ई की बात करता हूँ, ई किसको डिनोट करता है? तो ई डिनोट करता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डिनोट करता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपका एन डिनोट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। देखो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एन होता है ना, एन अगर मैं बात करूँ, एन क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन समझिएगा, क्यू भी समझिएगा, चार्ज होता है। एन क्या होता है? जो आपका एन होता है वो बिलोंग्स करता है। ये बिलोंग्स का साइन होता है बच्चे, ना समझ में आया तो बिलोंग रख लेना खाली। बिलोंग करता है किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर से कैसे? मैं एग्जांपल से एक समझाना चाहूँगा, एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। किससे? एग्जांपल से। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा उससे समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन जैसा कि मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लो। a metallic ball bears plus 4.8 into 10 to the power minus 16 coulomb charge. फाइंड, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे ये बोला जा रहा है कोई मेटलिक बॉल है, कोई बॉल है मेटलिक बॉल, उसके क्या चार्ज कितना है? इतना चार्ज है। और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको क्या अच्छे से सिखाई है एक बात। क्या सिखाई है? जो कोई भी गिवन क्या है आपको क्या किसी मेट्रिक बॉडी का क्या चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है। और चार्ज को अभी मैंने किससे आपको बताया था? क्यू से डिनोट करता है। किससे? क्यू से डिनोट करता है। अब क्यू से अगर डिनोट करते हैं तो मतलब क्यू की वैल्यू दे दी। क्यू की वैल्यू कितनी देगी? प्लस 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कुलम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब कुलम दे दी गई है ना, और यहाँ पे जो आपको प्लस है ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव आपका ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अच्छा, और नॉर्मली आप एक बहुत अच्छी सी बात जानते हैं कि सर मेरे को तो इतना पता है, इलेक्ट्रॉन की एक और वैल्यू आपने बताई थी। इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू बताई थी? मैंने इलेक्ट्रॉन की आपको स्टार्टिंग में वैल्यू बताई थी अभी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। और अभी फॉर्मूला बताया आपको क्या? चार्ज Q इक्वल टू एन ई होता है। चार्ज Q इक्वल टू एन ई होता है, जहाँ पे Q की वैल्यू क्या है आपको ये गिवन है। रख दो इनकी वैल्यू, लिखो जो गिवन है आपको। क्या क्या गिवन है? Q की वैल्यू गिवन है कितनी है? 4.8 इंटू दी 10 की पावर माइनस 16 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अभी यहाँ से क्या ये क्या इसका इंटू हो रहा है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो एन मैं इसका इधर रख लेता हूँ,
और इसके इधर इसको डिवाइड में लाना है, इसका डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो न्यूमरेटर तो इसका यही रहेगा 4.8 इंटू 10⁻16 और डिनोमिनेटर कौन आ जाएगा इसके 1.6 इंटू 10⁻−19। अब ये 10⁻−19 ऊपर जाके 10⁻+ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻+19। जब भी किसी की डिनोमिनेटर में क्या पावर माइनस में हो तो न्यूमरेटर में उसे लाके पावर प्लस कर दो, बड़ा इजी से हो जाता है, हो जाएगा। अब पाउंड में क्या बचा खाली 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 16 3 से कितना होता है 48 होता है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 3 आया यहाँ से, और यहाँ पे 10⁻−16 था और 10⁻+19 है, तो बचा क्या 10⁻³ बचा बच्चे, -16 + 19 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब क्या होता है 10 की 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 10 की 3 बार जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 3 0 बढ़ जाए, और n कितना मिल गया आपको, n आपको मिल गया 3000, 1000 से 3 के इंटू आगे वैल्यू किसकी आंसर निकाला अभी आपने, किसका आंसर निकाला है अभी आपने, ये समझ आया था कहाँ तक, n = 3 इंटू 10⁻³ n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी आराम से समझ आएगा। ये इतने क्या निकाले आपने, ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या निकाले इलेक्ट्रॉन निकाले, बात सुनिए। अच्छा अब आगे और बताता हूँ मैं। अगर आपसे जनरली ये पूछा जाए कि बता दो भाई भैया ये बता दीजिए, क्या आपको किसी ने कभी ये पूछा है कि ये बताइए कि करंट क्या होती है, करंट क्या होती है। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करना हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताने जाऊँ, मैंने आपसे सवाल पूछा ये बताइए क्या आपकी करंट क्या होती है, क्या करंट क्या होती है, करंट पूछना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं पूछा मैंने। तो करंट क्या होती है, तो करंट क्या होती है वो सीख लो, मैं पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। करंट की डेफिनेशन देखो मेरे साथ, when same size particles starts moving in same direction, with same velocity, then group motion, of all these particles is known as current, U है ये, known as current। क्या कह दिया सर, मैं तो समझ में कुछ भी नहीं आया, क्या कह दिया आपने। मैंने क्या है when the same size particles, सेम साइज मतलब जितना एक का साइज है उतना ही दूसरे का साइज है, बिल्कुल सेम साइज के पार्टिकल्स हो वो मूव करते हैं,
मूव करते हैं क्या, चलते हैं एक ही डायरेक्शन पे, एक ही साथ एक जगह जा रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी उनकी सेम है, वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है। ग्रुप मोशन, और ग्रुप में मोशन होता है ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स इज नोन एज करंट। सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ग्रुप में जाने के इनके मोशन को ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। अब करंट भी, क्योंकि देखो एक साथ पार्टिकल्स किस किस के जा सकते हैं, आपके एयर के भी जा सकते हैं, आपके किसके जा सकते हैं, आपके सेम पार्टिकल्स वाटर के भी जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के भी जा सकते हैं। तो उस नेम पे इन्हें अलग अलग नाम देगा है। एयर के बेस पे अगर जाते हैं, एयर पार्टिकल्स जाते हैं तो एयर करंट कहते हैं, वाटर के पार्टिकल्स जाते हैं तो उसे वाटर करंट कहा जाता है। और अगर सेम ग्रुप में किसके पार्टिकल जाए, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल, किसके, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जाए, उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो एग्जांपल में आगे मैं लिख रहा हूँ इसे, अगर क्या एयर पार्टिकल्स जाए, एयर पार्टिकल्स जाए, मूव करें, एयर पार्टिकल से क्या बनती है हमारी, एयर करंट बनती है। क्या बनती है, एयर करंट बनती है। और जो आपके क्या वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स से क्या बनता है, वाटर करंट बनती है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। अब इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूंगा। अब देखो, अब हुआ है आपका चैप्टर स्टार्ट। अब तक मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बातें बताई थी, अब स्टार्ट हुआ आपका चैप्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट की अब बात करूंगा मैं। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, कोई भी मेटेलिक एटम हो, कोई भी क्या, आपका कोई भी मेटेलिक एटम हो, कोई भी जैसे मेटेलिक एटम हो गया, उस पे क्या, मैट्रिक प्लस साइन की बात कर रहा हूं। तो ये दिखा रहा है कि ये प्लस साइन ये दिखाना चाह रहा है, कोई भी ये मैट्रिक बॉडी है इसका ये पता करना चाहे कि इसे कहा जाता है, पहले तो क्या कहा जाता है वो देखो, इससे कैर्नर बोला जाता है, कैर्नर बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैटर की कोई भी बॉडी बड़ी सी ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ये लो, ये अब बन गई मैटर की बॉडी। मैटर की कोई भी बड़ी बॉडी है और इस पे क्या, ये मान लो कि क्या हो रहा है, ये इसके अंदर एटम्स है, चार्ज है, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये इसके आसपास कौन, इसके खुद के भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, इसका खुद का भी चार्ज होगा आपस में, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये मान लो कि आप आते हो और एक वायर लेके आ लो, क्या एक वायर लेके आए, इस वायर को आपने इस मैटर की बॉडी से जोड़ दिया और यहाँ पे क्या आपने एक स्विच लगा दिया, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब चाहो इसे क्या क्लोज कर दो, जब चाहो इसे ऑफ कर दो, ठीक है। और इसे कनेक्ट कर दिया आपने एक बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब होगा कि जैसे आप बैटरी से इसे क्या मैट्रिक बॉडी कनेक्ट करोगे, मैट्रिक बॉडी को जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट करोगे, आपको ये पता होता है, ओहो सॉरी दिख नहीं रहा था, चलो दोबारा समझा देता हूँ। ये बॉडी होती है,
अब होगा क्या, मैंने अभी आपको क्या बता रहा था कि इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या कमी होगी। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे ही आपने इस स्विच को क्या क्लोज किया, मतलब कि ओपन किया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन होते साथ होगा ये इलेक्ट्रॉन एकदम से एक दूसरे की तरफ धक्के मारेंगे। और जैसे इन्होंने क्या धक्के मारे ना, तो धक्के मारते से क्या अंदर घुसे, फोर्स आए, कनेक्ट होते, तो इसने इसको धक्का मार दिया, ये अपनी जगह छोड़ के भाग गया, ठीक। और ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, और ये इधर धक्का मार के इधर आ गए, और ये जो थे ना ये फ्री होके मूव होके इधर की तरफ आना शुरू कर देंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। और क्या होगा, क्या जैसे ये इस तरीके का वर्किंग होगा, इस तरीके का वर्क होगा, तो यहाँ पे क्या, अब जैसे कि आपको नॉर्मली पता होगा, ये एक बार बताओ, ये एक क्या चार्ज है और यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत तेज़ी से, बार बार आ रहा है धक्के तेज़ी से मारते हुए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक हीटिंग प्रोड्यूस होगी, बहुत तेज़ी से हीट प्रोड्यूस होगी। और जो ये हीटिंग होगी ना, ये क्या हीटिंग, क्या हिड्रेंस, ये मानो हीटिंग इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी कि इससे क्या वायर जो होगी आपकी, जब इस तरीके से हीटिंग आएगी तो वायर क्या होगी आपकी, ये मान लीजिए वायर बहुत ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब वायर आपकी गर्म होगी तो वो उस पर भी डिपेंड करती है कि भाई आपकी वायर की हिंड्रेंस लेवल क्या है। हिंड्रेंस लेवल मीन्स आपकी वायर की रेजिस्टेंस क्या होगा, आपके वायर की रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इस तरीके से कनेक्शन होता है, तो और एक और बात जोड़ दूं, जो आपका होता है हमेशा इस पर करंट फ्लो कैसे होती है, कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या इस तरफ फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो करंट होगी ना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, मीन्स इधर की तरफ जाएगी करंट, करंट क्या इधर की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट आएगी। बात समझ आ रही है। तो इस पर पहले ना एक डेफिनेशन लिख लो, तब ज़्यादा बात क्लियर होगी। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखवाना चाहूँ, डेफिनेशन लिख लो, मैं दोबारा पढ़ भी दूंगा अगर इस करते भी हो। इन अ metallic electric current flows because of flow of electrons when electrons flow collide with atoms and heat is generated. These atoms offer hindrance to the flow of electrons
दिस hindrance is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है पता चल गया अब तक? ठीक है, जो मैंने लिखा है अभी। और एक और पॉइंट बार डाल दो, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट, किसकी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की होता है इट्स यूनिट, इट्स यूनिट इज ओम। क्या होती है? ओम। एंड मेजर्ड, और इसे मेजर्ड किया जाता है किससे? बाय ओम मीटर से क्या इसे मेजर किया जाता है। कहती बात क्लियर हुई? ठीक है, और दिखा देता हूँ इस पर मैं, और पॉइंट है थोड़ा बहुत। देखो, एक मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, कैसे पता चलती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the flow of electrons, the flow of electrons। जो डायरेक्शन होती है किससे पता चलती है? फ्लो से। किसके फ्लो से? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट को किससे? आई से डिनोट करते हैं हम। ये होता क्या है? ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन मीन्स टी, और यहाँ पे चार्ज को क्या? क्यू से डिनोट करना। और जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी यूनिट क्या होती है? क्या यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर सेकंड। इसे एम्पियर भी बोला जाता है। कूलम्ब पर सेकंड दी जाए या एम्पियर, ये किसकी यूनिट होगी? इलेक्ट्रिक करंट की। और एक और बात देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इज मेजर्ड बाय अ मीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किससे? अमीटर से। अब यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव देखो, आपसे पूछा जाता है ये बता दो कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट इसे किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है मीटर होगा, मीटर बन सकता है। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर भी होती है, कूलम्ब पर सेकंड। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से निकल सकते हैं, तो इन पॉइंटों को तो वही लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यार बहुत लंबी वीडियो होगी, मैंने सोचा नहीं था 3 लंबी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। टाटा बाय बाय।